गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड चल रहा है, जिसके पार्ट नंबर 10 तक हमने कर लिया था। आज हम पार्ट नंबर 11 की बात कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जल अपघटन स्थिरांक। जल अपघटन स्थिरांक जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल और जल व वियोजन स्थिरांक में संबंध। वियोजन स्थिरांक में संबंध। ये हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने धातु आयन का या धन आयन का जल अपघटन कर लिया था। धातु आयन का जल अपघटन या धन आयन का जल अपघटन, क्योंकि कोई भी विद्युत अपघट्य उसके दो भाग, एक धन आयन और दूसरा क्या होता है ऋण आयन। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ऋण आयन का जल अपघटन। ऋण आयन का जल अपघटन। ऋण आयन का जल अपघटन करेंगे। हमारे पास X नेगेटिव और H2O। X नेगेटिव जो है वो क्या है, ऋण आयन है। इसका जल अपघटन करवा रहे हैं, इसे एक्सिस की फॉर्म में लिया है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, XH और प्लस OH नेगेटिव में। XH और OH नेगेटिव में जल वियोजन स्थिरांक KH किसके बराबर हो जाएगा, XH और OH नेगेटिव और बटा में X नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर क्या बना है, XH बना है। यहाँ इसका तो क्या है, X नेगेटिव का तो हमने जल अपघटन किया है और XH बना है, और XH का क्या करवाएंगे, हम वियोजन करवाएंगे। और वियोजन स्थिरांकों को किससे शो करेंगे, KA से शो करेंगे। तो XH इसको वियोजित करवाएंगे तो X नेगेटिव और H पॉजिटिव। यहाँ पर H पॉजिटिव दे रहा है तो एसिडिक नेचर को शो कर रहा है, तो इसके लिए जो वियोजन स्थिरांक होगा वो KA हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, X नेगेटिव और H पॉजिटिव और बटा में XH इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है उसको हम इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में XH यहाँ ले जाएं तो ये X नेगेटिव यहाँ जाएगा, बराबर यहाँ H पॉजिटिव रहेगा और ये KA नीचे आ जाएगा। जैसे XH बटा में X नेगेटिव जो होता है वो किसके बराबर होता है, H पॉजिटिव KA के बराबर। तो अब देखिए, इसको इक्वेशन 3 मान लें तो इक्वेशन 1 व 3 से ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 व 3 से। तो इक्वेशन 1 में ये XH अपॉन में X नेगेटिव इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो KH बराबर यहाँ पर हम लिख देंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अपॉन में KA, और जो KW होता है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में मान रखेंगे तो KH बराबर KW बटा में KA आ जाएगा। ये जल अपघटन स्थिरांक
जल का आयनिक गुणनफल और वियोजन स्थिरांक में संबंध विस्थापित हो गया। KH बराबर होता है KW बटा में KA। ये ऋणायन के जल अपघटन, सबसे पहले ऋणायन का जल अपघटन करवाया, KH जल अपघटन स्थिरांक लिया, प्रोडक्ट बटा में रिएक्टेंट होता है। फिर इस XH को लिया, X नेगेटिव H पॉजिटिव में, KA X नेगेटिव H पॉजिटिव में XH में चेंज हो गया और XH यहाँ ले आई और X नेगेटिव, तो H पॉजिटिव KA के बराबर हो गया और इसकी जगह यहाँ ये मान रख देंगे और फिर KW H पॉजिटिव OH नेगेटिव के बराबर, तो KH बराबर KW अपॉन में KA आ जाएगा। अब X नेगेटिव के जल अपघटन को ओस्टवाल्ड तनुता नियम के अनुसार लागू करने पर ओस्टवाल्ड तनुता नियम के अनुसार लागू करने पर X नेगेटिव जल अपघटन करवाया और ये XH और H पॉजिटिव में चेंज हो गया। प्रारंभिक अवस्था में 1 1 ये 0 और 0 था, ये एक्सिस फॉर्म में लिया तो ये नहीं लेंगे, 1 माइनस H हो जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद में, ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा। सांद्रता की फॉर्म में 1 माइनस HC और ये HC हो जाएगा और ये HC हो जाएगा इस प्रकार से। फिर उसके बाद में जो H है KH है इसके बराबर होगा X नेगेटिव के, तो ये आ जाएगा KH बराबर HC इंटू में HC 1 माइनस H और C से C कैंसिल, KH बराबर क्या आ जाएगा H स्क्वायर C 1 माइनस H लगभग बराबर होता है 1 के, तो KH बराबर आ जाएगा H स्क्वायर C और H स्क्वायर बराबर आ जाएगा KH अपॉन में C और H बराबर आ जाएगा KH अपॉन में C के अंडर। ये H का मान आया। H नेगेटिव के जल अपघटन का तनुता नियम लागू किया तो X नेगेटिव H2 XH H पॉजिटिव में चेंज हो गया। ये एक लिया प्रारंभ, ये एक्सिस फॉर्म में है 0 और 0, हाइड्रोलिसिस कराने पर 1 माइनस H सांद्रता की फॉर्म में 1 माइनस HC और HC KH XH प्रोडक्ट बटा में रिएक्टेंट के बराबर होता है। इनके फॉर्म में लिया तो HC इंटू में HC 1 माइनस H, C से C कैंसिल हो गया तो H स्क्वायर C 1 माइनस H और 1 माइनस H लगभग क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो KH बराबर H स्क्वायर C और H स्क्वायर बराबर KH अपॉन में C और H बराबर अंडर KH अपॉन में C के बराबर हो गया। उसके बाद में ऋणायन के जल अपघटन पर जो OH नेगेटिव आयन बनते हैं, OH नेगेटिव आयन जो बनते हैं, OH नेगेटिव आयन जो बनते हैं, OH नेगेटिव वो किसके बराबर होते हैं HC के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं HC के बराबर होते हैं। तो H का मान यहाँ से रखें अपने, तो रख सकते हैं नेगेटिव बराबर अंडर KH अपॉन में C और इंटू में C और KH का मान अभी निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, KH होता है KW बटा में KA, ये रख सकते हैं अपने। तो OH नेगेटिव बराबर आ जाएगा अंडर
KW बटा में KA और C, और इसको अपने इंटू में √C और √C लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो OH नेगेटिव बराबर आ जाएगा √KWC बटा में KA, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे। लॉग लेंगे तो हम इसके लॉग को किस प्रकार शो कर सकते हैं। हमारे पास log OH नेगेटिव आ जाएगा बराबर log KW 1/2 प्लस log C 1/2 माइनस log KA 1/2। साथ में माइनस का साइन लगा देंगे। log OH नेगेटिव बराबर 1/2 log KW माइनस log C 1/2 माइनस log C, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log KA, ये रख सकते हैं। अब देखो log OH नेगेटिव ये POH के बराबर होता है माइनस log OH नेगेटिव, ठीक है। और log माइनस log KW बराबर होता है PKW, और इसका मान 14 होता है। तो ये आधा दिया हुआ है तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तो POH रख देंगे और यहाँ 7 माइनस 1/2 log C और प्लस 1/2 log KA, इसके बराबर आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। log KA की जगह अपने log PKA भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log PKA लिख सकते हैं। अब देखिए अपने पास में यहाँ पर ये वैल्यू आ गई PH प्लस POH बराबर होता है 14 के। तो POH ज्ञात करेंगे तो 14 माइनस PH, और PH ज्ञात करनी है तो 14 माइनस POH कर सकते हैं अपने। तो POH की जगह क्या रखेंगे, 14 माइनस PH रखेंगे बराबर 7 माइनस 1/2 log C प्लस 1/2 log PKA, ये रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन जो ऐसे आ जाएगी। हमें pH ज्ञात करना है, हमें pH ज्ञात करना है 14 माइनस 7 माइनस 1/2 log C प्लस 1/2 log PKA। तो pH बराबर आ जाएगा 7 प्लस 1/2 log C और माइनस 1/2 PKA। इसके द्वारा हम pH वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 प्लस 1/2 log C और प्लस माइनस 1/2 PKA के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके वियोजन स्थिरांक, जल का आयनिक गुणनफल और जल अपघटन स्थिरांक, इन तीनों में संबंध ज्ञात करके हम pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, आज हम इस चैप्टर को, इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है क्षारण, ओरिजन, क्षारण क्या होता है, जंग लगना, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना क्या होता है, क्षारण होता है। जैसे धातुएं, कोई भी धातुएं होती हैं वो नमी, आर्द्रता या जलवाष्प के संपर्क में आती हैं तो अपनी जो ऊपरी सतह होती है उसकी जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, या लोहे पर जंग लग जाता है, वो प्रक्रिया क्षारण होती है।
क्षारण के प्रकार, क्षारण दो प्रकार से हो सकता है। एक तो वो क्षारण होता है जब धातु, कोई भी धातु वायुमंडलीय आर्द्रता, नमी, ऑक्सीजन, CO2 आदि के संपर्क में आती है धीरे धीरे, और उसकी जो ऊपरी परत होती है उसका कलर चेंज हो जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि वो धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धात्विक ऑक्साइड बना ले, और इस तरीके का जो क्षारण होता है उसके अंदर धात्विक ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, इसलिए वो धातु जैसी हमें दिखाई देती है वैसी नहीं दिखती, थोड़ा कलर चेंज हो जाता है उसका। और दूसरा प्रकार का क्षारण वो होता है जब हमारे पास में कोई भी धातु होती है और वो एनी टाइम नमी के संपर्क में रहती है या पानी में डूबी रहती है, तो जिससे वो धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगना क्षारण का एक मुख्य एग्जाम्पल माना जाता है। जैसे अब ये तो दो प्रकार हो गए कि क्षारण किस प्रकार से हो सकता है, फिर उसके बाद में आता है क्षारण का सिद्धांत या क्षारण की क्रियाविधि। क्षारण का सिद्धांत या क्रियाविधि भी क्षारण किस प्रकार से होता है, क्षारण का सिद्धांत या क्षारण की क्रियाविधि। जैसे लोहे पर जंग लगना एक क्षारण का सिद्धांत या क्षारण की क्रियाविधि के अंतर्गत आता है। जैसे लोहा होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, CO2 के संपर्क में आता है, नमी, आर्द्रता इनके संपर्क में आता है, तो जो लोहे की धातु होती है वो आयरन ऑक्साइड बना सकती है। आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3 बना सकती है, या FeOH ईथराइज बना सकती है, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बना सकती है। इस तरीके से लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो एक गैल्वेनिक सेल की भांति प्रक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल की भांति प्रक्रिया होने का मतलब कि उसमें एनोड और कैथोड की भांति कार्य करते हैं। कुछ जैसे लोहे की धातु होती है वो एनोड की तरह कार्य करती है, और कुछ जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन हो गया या CO2 की संपर्क में आना वो कैथोड की भांति कार्य करते हैं। एक लोहे की वस्तु पर एक बूंद गिर जाती है नमी की, तो वो बूंद के गिरने से लोहे की वस्तु और उस पर जो गिरने वाली, उसके संपर्क में आने वाली जो गैसें होती है वो एक प्रकार से इस प्रकार का सेल बना देती है, जैसे गैल्वेनिक सेल की भांति कार्य करने लग जाते हैं। एक एनोड बन जाता है और एक कैथोड बन जाता है। तो सबसे पहले धातु की सतह पर जल की बूंदें या जल वाष्प जैसे ही आएंगे तो वो क्या करेंगे, जल की बूंदें और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलेंगे। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, H2CO3 बनाएंगे, जिसको बोला जाता है कार्बोनिक अम्ल। जिसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है वो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। जब ये टूटता है तो H पॉजिटिव देता है और HCO3 नेगेटिव देता है। H पॉजिटिव दे रहा है तो ये विद्युत अपघट्य की तरह कार्य कर रहा है, और जो वाटर होता है वो भी टूट जाता है और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में वाटर जो होता है वो भी टूट जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। CO2 और H2 आपस में रिएक्शन करते हैं, H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 एक विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है, जो H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव में टूटता है, और वाटर होता है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। इस विद्युत अपघट्य के नीचे क्या होती है, आयरन धातु होती है, और आयरन धातु क्या होती है, आयनित होती है। और आयरन धातु जब आयनित होती है तो ये Fe+2 में चेंज हो जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है। अब ये जो रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, नोड पर होती है। नोड की भांति कार्य करती है ये रिएक्शन। तो इसके बाद में ये Fe और Fe+2 में चेंज हो जाते हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रोड -0.44 वोल्ट होता है। ये जो धातु होती है वो एनोड की तरह कार्य करती है, और आयरन के द्वारा जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, उस कार्बोनिक अम्ल द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं,
और कार्बोनिक अम्ल के अंदर क्या होते हैं, H पॉजिटिव होते हैं। ये 2H पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये H2 फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, H2O बना देगा, वाटर बना देगा। वो वाटर धातु के साथ साथ धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। कुल रिएक्शन अगर इनकी करवाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगी, 4H पॉजिटिव ले लेंगे और प्लस में ऑक्सीजन और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो कैथोड की तरह कार्य करने वाली जो रिएक्शन होगी वो इस प्रकार हो जाएगी। तो कैथोड की तरह कार्य करने वाली ये रिएक्शन इस प्रकार होती है। अब ये कैथोड की तरह कार्य करने वाली रिएक्शन होती है, कैथोड की तरह कार्य करती है। अब मान लो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 और 2Fe2 और यहाँ पर मैं 4 इलेक्ट्रॉन कर दूँ तो ये तो एनोड की रिएक्शन होगी और ये क्या होगी, कैथोड की रिएक्शन हो गई। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो क्या हो जाएगा, E0 H पॉजिटिव O2 और H2O में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव 1.3 वोल्ट हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जो होती है रिएक्शन करती है, फिर टोटल रिएक्शन की हम बात करें, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एनोड की रिएक्शन लेते हैं। एनोड की जो रिएक्शन होती है वो ये होती है Fe 2Fe और 2Fe+2 में चेंज हो जाती है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। और कैथोड की जो रिएक्शन होती है वो इस प्रकार होती है, 4H पॉजिटिव और O2 और 4 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैथोड की रिएक्शन। इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है, ई एनोड का जो मान होता है वो तो कितना होता है, 0.44 वोल्ट, और ई कैथोड का मान जो है वो कितना होता है, 1.23 वोल्ट होता है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए तो यहाँ 2Fe + 4H पॉजिटिव प्लस O2 ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2Fe+2 में और 2H2O में चेंज हो जाता है। और इस प्रकार ये जो रिएक्शन होती है वो टोटल रिएक्शन होती है, ये टोटल रिएक्शन होती है। और अपने क्या करते हैं, ई सेल का मान निकालते हैं तो ये किसके बराबर होता है, ई कैथोड माइनस एनोड के बराबर होता है, ई कैथोड माइनस एनोड के बराबर होता है। तो ई कैथोड का मान कितना है, 1.23 माइनस और माइनस 0.44 वोल्ट, तो 1.23 और माइनस माइनस प्लस, और ये माना जाता है 1.67 वोल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो कितना आता है, 1.67 वोल्ट आ जाता है, विभव स्थापित हो जाता है। जो हमारे पास में ये लोहे की कोई धातु होती है और उस लोहे की धातु पर ये पानी की बूंद गिर जाती है और यहाँ पर ये लोहे की धातु एनोड की तरह कार्य करती है, तो ये 2Fe और 2Fe+2 में चेंज हो जाती है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर करती है। ये रिएक्शन एनोड पर होती है। ठीक है, ये कोई लोहे की धातु थी, लोहे की, और ये उस बूंद जो गैल्वेनिक सेल की भांति कार्य कर रही है, ये वो है गैल्वेनिक सेल की भांति जो कार्य कर रही है। और कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वो इस प्रकार होती है कि 4H पॉजिटिव और O2 और ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2H2O बनाते हैं। इस प्रकार ये Fe+2 में चेंज हो गया। अब जो धातु Fe+2 में चेंज हुई है ये क्या करती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आती है तो ये Fe2O3 बनाती हैं और 8H पॉजिटिव बाहर निकल जाते हैं, यानी Fe2O3 बनाती हैं और फेरिक ऑक्साइड बनाती है। और फेरिक ऑक्साइड
एक द्वितीयक उत्पाद माना जाता है। जो चिपका हुआ नहीं रहता उस धातु पर उसको अलग कर दिया जाता है। और ये एक लाल भूरे रंग का पाउडर होता है जिसको नाम दिया जाता है जंग या जंग लगना। और उसके बाद में जो लोहे की ऊपरी परत उस पर चिपकी हुई नहीं रहेगी, वो जंग लग कर के जंग नीचे गिरता रहेगा, वो फेरिक ऑक्साइड होगा, लाल भूरे रंग का पदार्थ, वो नीचे गिर जाएगा। उसके बाद में धातु पर जैसे ही पानी की बूंद बनेगी वापिस गैल्वेनिक सेल की भांति कार्य करने लगेगा, फिर फेरिक ऑक्साइड बनेगा, फिर वो फेरिक ऑक्साइड वापस जंग के रूप में नीचे गिर जाएगा, फिर वापस पानी की बूंद गिरेगी। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि लोहा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, लोहा पूरी तरह से जंग में परिवर्तित नहीं हो जाता। तो जंग से बचाने के लिए जो लोहे की वस्तुएं होती है उन पर पेंट किया जाता है, या उन पर आपने देखा होगा लोहे की जो चीज़ें लाते हैं सबसे पहले उस पर प्राइमर लगाते हैं ताकि उस पर कोई भी पानी की बूंद गिरे तो वो डायरेक्टली लोहे के संपर्क में ना आए। लोहे की कोई भी वस्तु होती है उस पर लाते ही हम पहले पेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे पेंट क्या होता है, एक परत के रूप में कार्य करता है। डायरेक्टली जो पानी की बूंद होती है या नमी होती है या जल वाष्प होती है या आर्द्रता होती है उसके डायरेक्टली संपर्क में ना आए लोहे की वस्तु, इसीलिए किया जाता है। और जो पानी की पाइपें होती हैं, बड़ी बड़ी पानी की जो पाइपें होती हैं लोहे की बनी होती हैं, लेकिन लोहे पर जिंक की परत चढ़ा करके उनको बनाया जाता है। और लोहे पर जिंक की परत का चढ़ाना क्या कहलाता है? यशद लेपन कहलाता है, ताकि लोहे की वो पाइपें खराब ना हो। तो इसीलिए यशद लेपन की प्रक्रिया होती है वो ज़रूर की जाती है ताकि लोहे की जो वस्तु होती है उस पर जंग ना लगे। तो ये थी हमारी क्षारण की प्रक्रिया कि जब लोहे की वस्तु या फिर कोई भी अपने एक जंग लगना एक क्रिया विधि इसके अंदर ली जाती है। कोई भी धातु होती है वो नमी, आर्द्रता, जल वाष्प इनके संपर्क में आती है, तो इनके संपर्क में आने से उसकी ऊपरी परत जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो क्षारण दो प्रकार से हो सकता है, या तो नमी, जल वाष्प, आर्द्रता के संपर्क में सीधा ही आए तब, या फिर वो वस्तु एनी टाइम पानी में या मतलब नमी के संपर्क में रहे तो उस टाइम भी क्षारण हो सकता है। क्षारण की क्रिया विधि की बात करते हैं, जैसे ही लोहे की वस्तु CO2 H2O के संपर्क में आती है तो ये कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं और ये कार्बोनिक अम्ल एक विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, H पॉजिटिव बनाते हैं। Fe धातु Fe+2 में चेंज हो जाती है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है। अब यहाँ पर ये क्या करती है? एनोड की तरह कार्य करती है। और जो कार्बोनिक अम्ल से H पॉजिटिव था वो ऑक्सीजन के, और जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो ये कैथोड की भांति कार्य करने लग जाती है। तो एनोड में Fe ने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन इस बाहर निकाले और इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा? माइनस होता है भाई, माइनस लिखा ऊपर हमने, यहाँ माइनस लिखा, -0.44 वोल्ट होता है। और 4H पॉजिटिव O2 4 इलेक्ट्रॉन 2H2 में चेंज होता है, तो ये कैथोड की भांति काम करता है और ये यहाँ पर इसका मान 1.23 वोल्ट होता है। उसके बाद में ई सेल का जो मान होता है, ई कैथोड माइनस एनोड होता है, तो इसका मान 1.67 वोल्ट हो जाता है और ये एक गैल्वेनिक सेल की भांति कार्य करने लग जाता है। N2Fe Fe+2 4 इलेक्ट्रॉन 4H पॉजिटिव O2 4 इलेक्ट्रॉन 2H2 में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+2 O2 H2 Fe2O3 और H पॉजिटिव। ये एक क्षारण की प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत लोहे पर जंग लगना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इस प्रकार इसके अंदर 1.67 वोल्ट विभव स्थापित हो जाता है और ये क्रिया चलती रहती है। इस क्रिया में जो बना Fe+2 आयन होता है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो वो क्या करता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है। और फेरिक ऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट माना जाता है। जो Fe धातु जो होती है उसकी सतह पर चिपका हुआ नहीं रहेगा, वो नीचे गिर जाएगा और जैसे ही सतह पर कोई अन्य बूंद पानी की गिरेगी तो वो गैल्वेनिक सेल की भांति वापस कार्य करने लग जाएगी और वापस एनोड और कैथोड पर अलग अलग प्रक्रिया होगी। और
जो लोहे की सतह पर जो पड़ी हुई बूंद होती है, जल की बूंद, वो क्या करती है, Fe2O3 बनाने का कार्य करती है। इसके साथ ही आपकी ये यूनिट